जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हमारे शो की इस टैगलाइन के साथ ये प्रस्तुति आप सभी के लिए महिलाओं को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई है, समाज को बनाने में उन्होंने भी बराबरी का योगदान दिया है। हम क्यों भूल जाते हैं कि महिलाओं ने भी इतिहास को बुनने में बहुत मेहनत की है। हम सिर्फ उनके गृहस्थी को याद रखते हैं, हम सिर्फ उनकी कार्य क्षमता को याद करते हैं कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कर दिया होगा। लेकिन आज आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे इतिहास में ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने एक नए द्वार खोले, इतिहास को मोड़ कर रख दिया, जिन्होंने ये बताया कि एक स्त्री राजमाता बनकर या शासक बनकर शासन भी कर सकती है, अपने राज्य को संरक्षण प्रदान कर सकती है। यदि कोई भी उचित उत्तराधिकारी ना हो तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा योगदान दे सकती है, उनके लिए एक तरीके का संरक्षण भी कर सकती है। ऐसी ही एक व्यक्तित्व का परिचय आज हम आपसे कराएंगे, जिसके लिए अगर ये कहा जाए कि भूल गए तुम पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां यही कहती हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं, या ये पुरुष समाज या ऐसी पुरुष मानसिकता के ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि महिला ने भी कुछ योगदान दिया है। वो क्यों हमेशा अनुगामी बनकर रहे, क्यों हमेशा अनुचर बनकर रहे। क्या पीछे चलना, क्या समाज के पीछे चलना या अपने आसपास के पुरुषों के पीछे चलना ही उसका काम है, या कभी कभी बात आई तो बराबरी पर चल दी, जैसे आज की महिलाएं हैं। वो बराबर में अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान कर रही हैं जितना कि पुरुष करते हैं। आज वो देश की आधी आबादी है। लेकिन आज क्या आपको पता है कि हमारे इतिहास में ऐसी महिला भी है जिसने वक्त, यानी कि वक्त का तगाजा ऐसा था, ऐसी चुनौती आ गई, ऐसा आपातकाल आ गया कि उसने सिंहासन संभाल लिया और सारथी बन गई उस रथ की, यानी कि अनुगामी नहीं, सहगामी नहीं, बल्कि क्या बन गई, सारथी। तो आज आपका परिचय हम कराएंगे जो एक महान राजा की पुत्री है, दो राजवंशों से जिनका संबंध है, दो राजवंशों को बीच में जोड़ कर रखने वाली, एक सेतु की तरह कार्य किया, एक डोर की तरह कार्य किया। ऐसी रानी जिसने इतिहास में या आने वाले समाज को ऐसा बताया, ये दिखाया कि अगर कोई भी ना हो तो वो भी संरक्षण स्वयं का भी कर सकती है, अपने समाज का भी कर सकती है, अपने राज्य का भी कर सकती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वो रानी, वो राजकुमारी, वो राजमाता कौन थी
प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। ये सच है कि उनके विषय में इतिहास में बड़ा ही कम लिखा गया है, लेकिन फिर भी इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती। भले ही हम किसी को ज़्यादा उपयोगी ना समझें या हम समझें कि क्या ज़रूरत थी इनकी, क्या नाम किया इन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे द्वार तो खोले ही जो भले ही और किसी के लिए उतना अनुभव ना रखते हो या और किसी के लिए उतने अच्छे ना हो, लेकिन महिलाओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को उन्हें जानने का एक मौका मिल रहा है। और हमारे जो ये हमारा शो है, जो हमारा ये मंच है, इसका यही एक उद्देश्य है कि हमें महिलाओं के विषय में जानना चाहिए। हम क्यों किसी को अपना ऐसा आदर्श बनाएं। हम आजकल क्या करते हैं, आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लिया है जिन्हें कुछ भी पता नहीं। बल्कि हम क्यों ना पीछे मुड़कर देखें, हमारे इतिहास में महिलाओं की कोई कमी नहीं। उन्होंने जब जब समय बदला उन्होंने अपना रूप भी बदल लिया। आपने इसके पहले मैत्रेयी को देखा था, लोपामुद्रा को देखा था। उन्होंने बताया कि कैसे एक स्त्री बौद्धिक क्षमता में एक पुरुष के बराबर हो सकती है। वो उतना ही प्रसार कर सकती है ज्ञान का जितना कि और कोई कर सकता है। लेकिन आज आप उसी स्त्री का दूसरा रूप देखेंगे, यानी कि सिंहासन पर बैठी हुई राजमाता, या आप उसे एक महिला शासक भी कहेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए महारानी प्रभावती गुप्त से आपकी भेंट कराते हैं। इसके पहले कि वो महारानी बने, वो थी राजकुमारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री। तो चलिए उनसे भेंट करने के लिए हमें चलना होगा राजा के राज प्रासाद में। महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनका राजप्रसाद था, वहां अपनी बेटी का बड़ा ही सुंदर तरीके से लालन पालन भी हो रहा था। चूंकि वो राजकुमारी थी तो इसलिए उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जा रही थी। राजकुमारी तलवारबाजी सीखती, घुड़सवारी सीखती और सभी शास्त्रों के अध्ययन भी किए। लेकिन होता क्या हुआ क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय नए नए युद्धों पर जाते थे। उसी दौरान गुजरात का जो क्षेत्र था उस वक्त का, वहां पर कुछ आतताइयों का आक्रमण हो रहा था। शकों का एक तरीके से राज्य था। तो राजा ने सोचा कि मुझे वहां पर जाना है। निरंतर वो युद्धरत रहते थे, लेकिन उनकी सहायता करने के लिए वाकाटक साम्राज्य के राजा भी जाते थे। दोनों राज्यों के राजा आपस में मिलकर युद्ध करते थे एक सहयोगी के भांति, और दोनों ने मिलकर शकों को हराया। लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह सोचा कि कितने दिनों तक हम दो लोग मिलकर एक शत्रु को हराएंगे, क्योंकि दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी। तो उन्हें लगा इसके पहले शत्रु हमारे ज्यादा करीब आ जाए, क्यों न हम और वाकाटक साम्राज्य के साथ मिलकर एक अपने इस रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करें। इसी विचार के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, वाकाटक महाराज पृथ्वीसेन के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का एक तरीके से कहा कि पाणिग्रहण करना चाहते हैं वो उनके पुत्र से। रुद्रसेन उनके बेटे का नाम था। उस वक्त वाकाटकों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर था, और होता भी कैसे नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय उस वक्त के सबसे पराक्रमी राजा थे और उनके साथ वैवाहिक संबंध होना बहुत ही ज्यादा भाग्य की बात थी, बहुत ही गर्व की बात थी। ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा था। पृथ्वीसेन दरबार में बैठे, उन्होंने ये प्रस्ताव सबके समक्ष रखा। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा होगा कि
इतने शक्तिशाली साम्राज्य में अपनी बेटी का विवाह करना क्या ठीक होगा? उनकी बेटी को हम अपनी बहू बनाकर लाने वाले हैं, अपने बेटे का हम वहाँ विवाह करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे राज्य को हमसे छीन लें, या कहीं उनकी बेटी सत्ता का माध्यम तो नहीं? क्या हमें लगता है कि हमें इतने शक्तिशाली राजा से विवाह करना चाहिए, उनसे एक तरीके से वैवाहिक संबंध जोड़ने चाहिए? लेकिन पृथ्वीसेन बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने किसी की ना सुनते हुए इस संबंध को स्वीकार कर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है या ऐसा होना ही चाहिए कि जो राजा हैं, अगर हम उनके और भी करीबी हो जाएंगे तो इससे हमारी भी सुरक्षा होगी, क्योंकि वो बड़ा साम्राज्य था और उतना ही शक्तिशाली था। इससे दोनों राजाओं को आगे बढ़ने में अच्छा था और ये उनके बेटे के लिए भी बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि उस वक्त वाकाटक साम्राज्य भी 2 भागों में बटा था। उनकी एक धारा ऐसी थी जो हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सिंहासन खाली हो और हम उसे हथिया लें। यही सोच के साथ उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया। उस वक्त प्रभावती गुप्त का विवाह की तैयारी पाटलिपुत्र में होने लगी। पाटलिपुत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। उस वक्त की ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। महाराज पराक्रमी परम प्रतापी राजा की बेटी होना भी कोई मामूली बात नहीं थी। क्योंकि अब विवाह होने वाला था और हमने आपको पहले बताया था कि वैदिक काल में क्या था, विवाह का एक प्रकार से स्त्रियों को अधिकार था, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रकार का राजनैतिक विवाह होने जा रहा था, जिसको सूत्र में रानी प्रभावती ही बांध सकती थी, जो कि अब आने वाले वाकाटक साम्राज्य में एक तरीके से मजबूत दीवार की तरह वहां पर खड़ी हो जाएंगी। विवाह हुआ और प्रभावती, राजकुमारी प्रभावती, महारानी प्रभावती गुप्त बनके वाकाटक साम्राज्य में आई। ये सोचने की बात है कि स्त्री जब भी विवाह के बाद अपने नए घर में आती है, वो अकेले नहीं आती। उसके साथ कुछ वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी उसके साथ आती हैं जो नहीं दिखाई देती, यानी कि शक्ति, उसके पिता की शक्ति, उसके भाइयों की शक्ति, ये सारी शक्तियां वो अपने साथ लेकर आती है, जो कि आगे चलकर उसके विस्तार में या उसे सुदृढ़ता प्रदान करने में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। ये राय ही गलत है कि स्त्रियां या स्त्रियों के घर के लोग या उसके पिता के लोग उसके घर को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि प्रभावती गुप्त के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने साथ अपने पिता की शक्ति को लेकर आई थी, जिसके कारण आने वाले समय में उनके जो पति थे रुद्रसेन, वो आगे महाराज बने और राजा बनकर गद्दी पर बैठे। लगातार अपने पिता और अपने ससुर दोनों के संरक्षण में उन्होंने अपना विकास किया। देखते ही देखते गुप्त साम्राज्य और वाकाटक साम्राज्य बड़े ही शक्तिशाली हो गए। वो दोनों ने मिलकर समृद्धि की नई सीढ़ियां चढ़ी और दक्षिण में वाकाटक साम्राज्य का एक अच्छा वर्चस्व हो गया। और होता भी कैसे नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का हाथ बहुत मजबूत था, उनकी तलवार बहुत मजबूत थी, जिनका संरक्षण होना ही, जिनका सानिध्य होना ही वाकाटकों के लिए एक बड़ी ही गर्व की बात थी। लेकिन सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। आगे महारानी प्रभावती को 2 पुत्र भी होते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहा, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। कुछ दुखद घटनाएं, कुछ दुखद आने वाले समय की जो खबरें थी वो इंतजार कर रही थी। अचानक से पता चला कि आकस्मिक मृत्यु हो गई महाराज रुद्रसेन की।
उनकी मृत्यु हो गई, सिंहासन खाली हो गया, कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। ऐसे में महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय किसी युद्ध के मैदान में जाने को वो तैयार थे, जब तक कि ये खबर उनके पास नहीं पहुंची थी। जैसे ही उन्हें पता चला, वो भागते हुए अपना सारा अभियान उन्होंने छोड़ दिया और दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे। लेकिन उस वक्त जब तक वो नहीं आए थे, लोग इस असमंजस में थे कि अब क्या होगा, क्योंकि युवराज, जो दोनों युवराज थे, दामोदर सेन और दिवाकर सेन, जिसमें दिवाकर सेन की उम्र मात्र 5 वर्ष थी और दामोदर सेन की उम्र मात्र 2 वर्ष थी। इतने छोटे बालक राजा बनने के योग्य नहीं थे, और अगर वो बन भी जाते तो वो क्या सत्ता संभालते। ऐसे में एक तरफ वाकाटकों का जो दूसरी धारा थी, उनकी भी नजर सिंहासन पर थी, और जो शक थे उनकी भी नजर सिंहासन पर थी। लेकिन महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय का भय किसी का कदम आगे बढ़ाने नहीं दे रहा था। इतने में महाराज पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी को एक नया इतिहास लिखने का अवसर भी दिया और अपनी बेटी को तैयार किया कि जब तक कि हमारे जो पुत्र हैं, जो तुम्हारे पुत्र हैं, वो बड़े नहीं हो जाते, वयस्क नहीं हो जाते, आपको सिंहासन पर बैठना होगा। आप स्वयं शासन करें और मैं आपका संरक्षण करूंगा। किसी भी तरीके से महारानी प्रभावती तैयार हो गई। उन्होंने सिंहासन संभाला। एक नया अवसर, मन में एक ऐसी भावना कि इतने दुखद समय के साथ वो किस प्रकार से अपने आप को ढालेंगी, कैसे अपने राजकुमारों को राजा बनने की शिक्षा देंगी, किस प्रकार से वो उस समय की ये बड़ी घटना थी जब लोगों के मन में ये भरोसा भी बैठाना था कि एक रानी भी राज्य कर सकती है। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्हें प्रभावती गुप्त के माध्यम से एक महिलाओं के लिए नए द्वार भी तो खोलने थे, तो वो बात उन्होंने आगे स्वीकार कर ली। और करती भी कैसे नहीं। कहते हैं ना, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है। और नए पग चिन्ह बनाना था प्रभावती गुप्त को, क्योंकि उस वक्त बहुत कम ही ऐसे उदाहरण मिलते थे जहां महारानी या एक महिला या एक स्त्री शासन करेगी। आज समय बदल गया। अब उस समय लोगों को ये लगा कि कैसे एक स्त्री शासन संभालेगी। महाराज चंद्रगुप्त ने उन्हें एक तरीके का आश्वासन दिया और कहा कि आपकी सीमाओं की सुरक्षा तो मैं करूंगा, मेरी तलवार और मेरे घोड़े ये हमेशा आपकी सीमाओं पर इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे। वो बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने आंतरिक शत्रुओं को आपको संभालना होगा। क्योंकि महारानी थी, वो राजकुमारी थी, इसके पहले भी उन्होंने ये समय देखा था। अब उनके कंधों पर वाकाटक और गुप्त दो राजवंशों की एक तरीके से आप कहें कि उनका भार उनके कंधों पर था। उन्हें अपने आप को ये साबित भी करके दिखाना था कि अगर आज वो राजमाता के रूप में सफल हो गई तो आने वाले समय में महिलाओं को ये निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं होगी कि स्त्रियां भी शासन कर सकती हैं। और शासन करना कोई आसान काम नहीं था। वो आगे बढ़ी, उन्होंने शासन भी चलाया और ऐसा कहते भी हैं कि वो समय स्वर्ण काल कहा जाता है वाकाटक राजवंश का। और सोचिए, अगर वो ऐसा ना करती तो क्या होता, इतिहास में हम वाकाटकों को कितना जान पाते। लेकिन उन्होंने ये सारी बातें समझी और आगे बढ़ाई। अब राजकुमारी प्रभावती गुप्त राजमाता प्रभावती गुप्त बन गई थी। उन्होंने अपने बच्चों का भी
पालन पोषण किया। महाराज चंद्रगुप्त ने विशेषतः छोटे बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए अपने नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास को वहां भेजा कि आप जाओ और नंदीवर्धन, जो कि राजधानी थी वाकाटकों की, वहां जाओ और उन्हें लगातार शिक्षा दो और उन बच्चों के आप अध्यापक बनिए। कालिदास ने उन्हें इतना निपुण कर दिया था कि कहते हैं कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने स्वयं रचनाएं भी की। महारानी के जो बाल्यकाल का जो समय था बच्चों का और उनके शासन का भी, दोनों धीरे धीरे वयस्क होते रहे। राजकुमार बड़े होने लगे। राजमाता अब कूटनीतिक, राजनीतिक, रणनीतिक निर्णय भी लेती थी। अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया जैसे कि उनके पति रुद्रसेन किया करते थे। वो उनका हर पग पग पर एक प्रकार से उनका अपने पिता के समक्ष वो अपनी बातें रखती और उनसे चर्चा भी करती और अपने काम को आगे बढ़ाती। और मंत्रियों के, कुछ प्रमुख मंत्रियों का मंडल भी एक तरीके से गुप्त राजवंश से वाकाटकों के पास भेजा गया था। दोनों ने मिलकर शासन किया और ऐसा कहते भी हैं कि महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को और सुदृढ़ बनाने में उनकी बेटी का भी पूरा योगदान था। कितनी अजीब सी बात है कि बेटियां, जो कि पिता के साथ मिलकर एक बेटी शासन कर रही है, और ये इतिहास की बहुत पुरानी घटना है, कोई आज की बात नहीं है। इतने पुराने समय में भी एक पिता का ऐसा दृष्टिकोण कि अपनी बेटी को उन्होंने उतनी ही ताकत और उतनी सुदृढ़ता के साथ, उतने ही भरोसे के साथ सिंहासन पर बैठाया और समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, शासन भी अच्छा चलता गया, लेकिन जब दुख और मिलना हो तो क्या किया जा सकता है। अभी भी महारानी का संघर्ष और बढ़ने वाला था। उनके बड़े बेटे दिवाकर सेन की भी असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं कि जब रानी अपने 13वें वर्ष में थी शासन के, उस वक्त तक उनके पुत्र जीवित थे। इसके बाद का कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है उसके बाद के समय का, लेकिन तब तक उनके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी। दुख का नया फिर से माहौल वैसा ही हो गया, लेकिन राजमाता अकेले अपने बच्चों की मां नहीं थी, वो पूरे राज्य की माता थी। अपने दुख को अपने आंचल में समेटते हुए उन्होंने अपनी शासन को आगे बढ़ाया। फिर से उन्होंने अपने छोटे बेटे दामोदर सेन को तैयार किया, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया। उनके नाना यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे दामोदर को तैयार किया और समय आ गया था कि अब बच्चा बड़ा हो गया, वयस्क हो गया और अब उसका राज तिलक भी किया जाए। और समय आ गया था, राजा का राज तिलक हुआ, वो उन्होंने सिंहासन को संभाला। देखते ही देखते समय बदलता गया, अब राजमाता की उम्र भी बढ़ने लगी, लेकिन राजमाता की जो सोच थी, उनका दृष्टिकोण था, वो इतना कल्याणकारी था कि वो अपने राज्य के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य करती थी, नए नए काम करती, लोगों का हमेशा एक तरीके से अच्छा ही समझती, अच्छा सोचती। वो सोचती कि सभी का विकास हो, और उन्हीं के संरक्षण में उनके बेटे का भी लालन पालन हुआ था। उन्होंने भी, भले ही अब राजमाता सिंहासन पर नहीं बैठती थी, लेकिन फिर भी दामोदर सेन, जो कि आगे प्रवर सेन के नाम से गद्दी पर बैठे थे, अपनी कूटनीतिक, राजनैतिक और जो सामरिक रणनीतिक जो उनकी समस्याएं हुआ करती थी, वो अपनी माता के साथ बैठकर उस पर चर्चा भी वो करते थे। ऐसा कहते हैं कि राजमाता
अपनी निगरानी में अपने राज्य को आगे बढ़ा रही थी, गद्दी के पीछे होकर के भी। और चल करके जब वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने लगभग 75 वर्ष की आयु पूरी की और अपने 75वें वर्ष में, या आप ये कहें कि अपनी वृद्धावस्था में, वो एक दान का भी उनका उल्लेख होता है। लेकिन जो राजमाता थी यानी कि प्रभावती गुप्त, आप इन्हें प्रभावती गुप्त ही कहें क्योंकि इन्होंने एक तरीके से अपना जो गोत्र है वो नहीं बदला था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उनके द्वारा जो दान की हुई ताम्रलिप्ति है उसमें लिखा हुआ है। उसमें वो कहती हैं उन्होंने अपने पिता के साथ कुछ मुद्राएं जारी की जिसमें वो और उनके पिता एक साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने पिता के सम्मान में ऐसी बातें भी कही कि यदि उन्होंने एक तरीके से मुझे सहारा ना दिया होता तो वाकाटक साम्राज्य तो वहीं खत्म हो जाता, या तो उस पे शकों का एक तरीके से आक्रमण हो जाता या वो दूसरी धारा में मिल जाते, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन उसके बाद भले ही वो प्रभावती गुप्त हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को प्रवर सेन के नाम से गद्दी पर बैठाया था। और इसकी गवाही, उनका कार्य इतना सुंदर था, कल्याणकारी था वाकाटकों का, कि इसकी गवाही आज भी अजंता की गुफाएं देती हैं, जहां सुंदर चित्रकारिता हुई है। आप देख सकते हैं प्रभावती गुप्त की कुछ तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि उनको किस प्रकार से दिखाया गया है। वो समय युद्ध का था, लेकिन ये सत्य है कि उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया था। लेकिन फिर भी उसकी तुलना हम आने वाली राजमाताओं के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समय और काल का इतना बड़ा अंतर था। जिस वक्त लोग सिर्फ महिलाओं को या तो राजप्रसादों में देखते थे कि आप रानी हैं तो बस आपका काम सजना संवरना, आभूषण पहनना, बस यही है। ऐसे समय में एक माँ निर्देश देती है, एक स्त्री राज्य को चलाती है, राज्य मुकुट को अपने सिर पर धारण करती है। और ऐसा कहते हैं कि प्रभावती गुप्त का जो विशेष एक तरीके से उनकी जो शक्ति थी या उनका जो एक विश्वास था वो वैष्णव में था, शैव में नहीं था। वो ज्यादा भगवान विष्णु के राम स्वरूप को मानती थी और उन्हीं के प्रभाव में आकर उनके पति रुद्रसेन भी भगवान विष्णु के स्वरूप को मानने लगे थे। और ऐसा कहते हैं कि रानी का विशेष जो एक प्रकार से प्रेम था वो महाराज भगवान श्री राम की पादुकाओं से विशेष अनुराग था उनका, और वही चीजें उनके जीवन में भी घट गई। सिंहासन पर पादुका न सही, एक प्रकार का राज मुकुट रख के एक समय का इंतजार करना भी कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें एक स्त्री का इतना धैर्य कि वो राजमाता है, महारानी है, लेकिन अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसी एक स्त्री का होना हमारे इतिहास के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। आज महिलाएं क्या कर रही हैं? वो सिर्फ ये सोचती हैं कि सिर्फ हमारा काम तो घर चलाना है, लेकिन ऐसे एक उदाहरण जो प्रभावती गुप्त ने दिया कि महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। और उस समय राज्य चलाना आज के जैसा नहीं था, जिस वक्त हमेशा आक्रमण का भय होता हो, और वैसे भी खाली सिंहासन शत्रुओं को शीघ्र ही आकर्षित कर लेता है। ऐसे में राजा बनना और राजा बने रहने में बहुत ही फर्क है। एक समय भले ही राज्याभिषेक करके राजमाता तो बन गई हो, लेकिन इतने लंबे अंतराल के लिए अपने बेटे के लिए उस गद्दी को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी बात थी। भले ही आज इतिहास में इनका बहुत अधिक वर्णन ना किया गया हो, लेकिन इससे जो एक प्रकार की सच्चाई है वो नहीं बदलती, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। रानी प्रभावती गुप्त के बारे में आपने देखा, और आप खुद सोचिए, इसके पहले मैत्रेयी और लोपामुद्रा से मैं आपका परिचय करा चुकी हूँ, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने
बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित किया। उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये भले ही अलग अलग स्त्रियां हों, लेकिन ये है तो एक व्यक्तित्व ही। हो सकता है किसी किसी स्त्री में ये सारे गुण हों कि वो समय आने पर सब कुछ कर सकती है, राज्य चला सकती है, सिंहासन पर बैठ सकती है। और जैसे जैसे आप इस सीरीज की अगली कहानियों में बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि एक महिला का को ताकत उसकी इतनी बढ़ जाती है कि आप देखिए उसका नतीजा, आज हमारी राष्ट्रपति भी महिला ही है। ये सब किसकी देन है? इन्हीं महिलाओं की देन है। तो क्यों हम आगे नहीं देखते? हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें तो कोई कुछ दिया ही नहीं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, महिलाओं को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो मैत्रेयी, लोपामुद्रा, रानी लक्ष्मीबाई, नायकी देवी, इन सबकी उत्तराधिकारी है। कोई सामान्य नहीं है जिन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया है, चाहे वो विद्वानों की सभा हो या रणभूमि हो। उन्होंने अपने वर्चस्व से या अपने कर्तव्य से पूरी दुनिया को यह दिखाया है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। आज मैंने आपको प्रभावती गुप्त के विषय में बताया, तो इसके बाद आप ये सोचिएगा कि स्त्री कोई भी कमजोर प्राणी नहीं है, लेकिन भले ही इसके बारे में कोई और सोचे, लेकिन महिलाओं को सबसे पहले अपने विषय में खुद ही सोचना चाहिए कि हमें क्यों लगता है कि हम कमजोर हैं। मुझे नहीं पता कि स्त्री के लिए अबला जैसे शब्दों का किसने प्रयोग किया, कब प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है। वो शासन संभाल सकती है, युद्ध कर सकती है, वो विद्वत्ता हासिल कर सकती है, सिंहासन पर बैठ भी सकती है और राजा भी बना सकती है। इतनी ताकत महिलाओं में है। और हो भी क्यों ना, एक माँ यदि अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, जो कि क्या करता है, उसके गर्भ में रहता है और वो अपने रक्त से उसका पालन पोषण करती है। जब वो इस दुनिया में आता है तो वो अपनी गोद में उसका पालन पोषण करती है। यानी कि एक तरफ तो वो कवच और कुंडल बन जाती है, दूसरी तरफ उसकी गोद पालना बन जाती है। जीवन भर एक स्त्री हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती है। लेकिन अब उसे ये सोचना चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक महिलाओं ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कि विरले ही कहीं मिलते हैं। तो अपनी वाणी को मैं इस बिंदु पर समाप्त करना चाहती हूँ कि कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ आज का ये जो शो है वो तो खत्म होता है, ये चर्चा तो खत्म होती है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। प्रभावती गुप्त की कुछ झलकियों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं।